Hello friends, welcome to Commerce Positivity. This is Shifali here and today we are going to discuss about the concept of demand. What is the meaning of demand, its definition, characteristics and factors which affect demand. उन सभी को हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके? तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डेफिनीशन और मीनिंग क्या होती है डिमांड की। So in economics, demand is the desire to own anything, the ability to pay for it, and the willingness to pay. The term demand signifies the ability or the willingness to buy a particular commodity at a given point of time. तो इकोनॉमिक्स में डिमांड का क्या मतलब होता है, आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। एक तो डिज़ायर टू ओन एनीथिंग एंड द एबिलिटी टू पे। एक तो जब भी आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए होता है, अगर आपकी कोई विश है, आपकी विलिंगनेस है उस प्रोडक्ट खरीदने की, आप कोई प्रोडक्ट पसंद आया मार्केट में और आप उसे लेना चाहते हैं और आपके पास इतने पैसे हैं कि आप उसे ख़रीद सकें, तो आप कह सकते हैं कि ये आपकी डिमांड है। बट अगर आप उस पर्टिकुलर कमोडिटी को ख़रीदने के लिए उस पॉइंट ऑफ टाइम पर एबल नहीं है, आपके पास इतने पैसे ही नहीं है कि आप उस कमोडिटी को ख़रीद पाएँ, तो वो सिर्फ आपकी एक विश रह जाती है, वो डिमांड में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। तो डिमांड को होने के लिए 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक तो विलिंगनेस, आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, आपको कोई कमोडिटी चाहिए। सेकेंड, आप उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए जो उसका प्राइस है वो पे करने के लिए आप एबल हो, आपके पास इतने पैसे हों कि आप वो प्रोडक्ट ख़रीद सकते हो। मान लीजिए कि आप मार्केट गए और वहाँ पर एक शॉप पर आप गए और आपको एक चॉकलेट अच्छी लगी जो है 50 रुपीज़ की, ओके? तो आपको वो चॉकलेट बहुत पसंद है, आपको वो चॉकलेट ख़रीदनी है और आपके पास जो है 10 रुपीज़ ही हैं। आपके विश है वो 50 रुपीज़ वाली चॉकलेट ख़रीदने की, बट आपके पास सिर्फ 10 रुपीज़ है। तो वो चॉकलेट क्या है, आपकी डिज़ायर है, आपको वो चाहिए, बट आप वो ख़रीदने के लिए एबल नहीं हो, आपके पास इतने पैसे नहीं कि आप उसे ख़रीद सको, तो वो डिमांड नहीं होगी, वो सिर्फ आपकी एक विश रह जाएगी। अगर आपके पास 50 रुपये हैं और आप उस चॉकलेट को ख़रीदने के लिए एबल हो, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप उस चॉकलेट को ख़रीद पा रहे हो, तो जब आप उस प्रोडक्ट के लिए, उस चॉकलेट के लिए प्राइस पे करते हो और उसको ख़रीद लेते हो, तो ये होता है कि आपकी डिमांड पूरी हो गई। तो हम इसको ही डिमांड कहते हैं। तो आपको 2 पॉइंट्स क्या याद रखने हैं, विलिंगनेस टू बाय अ पर्टिकुलर कमोडिटी एंड सेकेंड, आपके पास इतनी मनी हो उस प्राइस को पे करने के लिए, आप उसको ख़रीदने के लिए एबल हो, ओके? तो आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी है, तो इसको ही हम कहते हैं डिमांड, ओके? आई होप आपको डिमांड का मीनिंग तो क्लियर हो गया होगा। और हम देख लेते हैं, demand in economics means a desire to possess a good supported by willingness and ability to pay for it। वही सेम चीज़ इन्होंने यहाँ पर भी बोली है कि जब किसी चीज़ को ख़रीदने की हमारी इच्छा होती है और हम उसको ख़रीदने के लिए हमारे अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि हम उस प्रोडक्ट को ख़रीद पाएँ और विलिंगनेस तो है, हम उस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं, बट अगर हम एबल हैं उस प्रोडक्ट को लेने के लिए, तभी हम उसे डिमांड कहेंगे। इफ़ यू हैव अ डिज़ायर टू बाई सर्टेन कमोडिटी, से अ कार, बट यू डू नॉट हैव द एडुकेट मीन्स टू पे फॉर इट। आप एक कार ख़रीदना चाहते हो, ठीक है, बट आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप उस कार को ख़रीद पाओ, तो वहाँ पर क्या है, वो सिर्फ आपकी एक वांट है, आपकी डिज़ायर है, बट आप उसे ले नहीं सकते हो, तो वो मीनिंगलेस है। आपका कोई मतलब नहीं है उस प्रोडक्ट के लिए आपके विश का होना, अगर आपके पास इतने पैसे नहीं कि आप उसे ख़रीद सको, ओके? तो वो डिमांड नहीं कहलाएगी। तो डिमांड का क्या मतलब है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। डिमांड इज़ एन इफेक्टिव डिज़ायर, एक ऐसी इफेक्टिव डिज़ायर विच इज़ बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे फॉर अ कमोडिटी इन ऑर्डर टू ऑब्टेन इट। जब आप उसे ख़रीदने के लिए सक्षम हैं तो वो डिमांड कहलाएगी। आपके पास पैसे हैं इतने, अगर 1 लाख रुपए की चीज़ है, 1 लाख रुपए की कोई चीज़ है, या 50 रुपये की चीज़ है, 100 रुपये की चीज़ है, आपको वो प्रोडक्ट चाहिए, आपको वो पसंद है, पर आप उसको ख़रीदने के लिए एबल हो, उस टाइम पर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप उसको उसके लिए पे कर पा रहे हो, तभी वो आपकी डिमांड कहलाएगी, ओके? तो ये था डिमांड का मतलब। अब आपको करेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम डिस्कस करके बताते हैं कि डिमांड के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर आप मीनिंग समझ गए हैं तो करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करना बहुत ही ईजी हो जाता है आपके लिए। एक बार आपको मीनिंग क्लियर हो गया है डिमांड का, तो आप उसी हिसाब से आप जो इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक्सप्लेन कर सकते हो, ओके? सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या हमने डिस्कस किया, जब भी हम मीनिंग पढ़ रहे हैं तो इसमें सबसे पहला और जो इम्पोर्टेंट वर्ड हमें सुनने को मिल रहा है वो क्या है, विलिंगनेस। विलिंगनेस की एक प्रोडक्ट खरीदने की हमारी इच्छा, एंड एबिलिटी टू पे,
ओके, दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, विलिंगनेस भी हो और एबिलिटी टू पे, आप उसको खरीदने के लिए एबल भी हो। डिमांड इज द अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी फॉर विच अ कंज्यूमर हैज़ अ विलिंगनेस एंड ऑल्सो एबिलिटी टू बाई। डिमांड वही है जिसके लिए आप जिसमें आप कोई कमोडिटी खरीदना चाहते हो और जैसे कंज्यूमर है वो कुछ प्रोडक्ट खरीदना चाहता है और वो उसको खरीदने के लिए विलिंग है, उसकी इच्छा है कि वो प्रोडक्ट ले और वो उसको खरीदने के लिए एबल भी है, उसके पास इतने पैसे हैं कि वो उस प्रोडक्ट को खरीद सकता है, तो यही डिमांड है। ओके, ये डिमांड का सिंपल सा मीनिंग हो गया। डिमांड इज़ ऑलवेज एट अ प्राइस। डिमांड क्या है, अब कोई भी कमोडिटी है तो उसका प्राइस होता है, अब उसका प्राइस इतना है, आप उसको ख़रीदना चाह रहे हो और आप उसको ख़रीद पाने के लिए सक्षम हो, आपके पास इतने पैसे हैं, तो वो डिमांड है। इफ़ यू टॉक ऑफ डिमांड विदाउट डिफरेंस ऑफ प्राइस इट विल बी मीनिंगलेस। अगर कोई प्रोडक्ट का प्राइस ही फिक्स नहीं है, पता ही नहीं है कितने की है, बस आपने देखा, आपको अच्छा लगा, तो आप उसके लिए पे कर पाओगे, कैसे पे कर पाओगे, वो पता ही नहीं है, तो वो मीनिंगलेस है। तो प्रोडक्ट का डिमांड का प्राइस से एक कनेक्शन है, रिलेशन होता है, और कंज्यूमर मस्ट नो बोथ द प्राइस एंड द कमोडिटी। अगर कोई कमोडिटी कंज्यूमर को लेनी है तो उसके प्राइस के बारे में भी उसे पता होना चाहिए। ही विल देन बी एबल टू टेल द क्वांटिटी डिमांडेड बाय हिम। उसके बाद ही वो डिसाइड कर सकता है कि उसे कितनी क्वांटिटी में वो प्रोडक्ट चाहिए। ओके, नेक्स्ट, डिमांड इज ऑलवेज पर यूनिट ऑफ टाइम। द टाइम में बी अ डे, अ वीक, अ मंथ और अ ईयर। जो डिमांड है वो एक पर्टिकुलर टाइम पर फिक्स होती है, किसी वक्त कोई डिमांड किसी प्रोडक्ट की ज़्यादा होती है, किसी वक्त कम होती है, तो ये एक पर्टिकुलर टाइम पर और किसी महीने पर, किसी दिन पर डिपेंड करता है कि उस प्रोडक्ट की डिमांड कब ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो डिमांड टाइम के हिसाब से चेंज होती रहती है। अब जैसे कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए आइसक्रीम है, तो उसकी डिमांड गर्मियों में ज़्यादा होती है ना, तो डिमांड जो है वो किसी प्रोडक्ट की उसकी टाइम के हिसाब से चेंज होती रहती है। ठीक है, तो ये छोटे से कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको समझा दिए। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स की जो अफेक्ट करते हैं डिमांड को। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, जिनकी वजह से डिमांड में चेंजेस आते हैं, उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है गुड्स ओन प्राइस। प्रोडक्ट है, जो भी कोई कमोडिटी है, उसके खुद के प्राइसेस जो हैं वो डिमांड पर अफेक्ट डालते हैं। द बेसिक डिमांड रिलेशनशिप इज बिटवीन पोटेंशियल प्राइसेस ऑफ अ गुड एंड द क्वांटिटीज that should be purchased at those prices. Generally, the relationship is negative, meaning that an increase in price will induce an increase in the quantity demanded. तो देखिए कैसे एक जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड, उसका जो प्राइस है वो अफेक्ट डालता है डिमांड पर। जैसे कि आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में है और वो, हम एग्जांपल चॉकलेट का ही ले लेते हैं। चॉकलेट जैसे आपको बहुत पसंद है, चॉकलेट 100 रुपये की है मार्केट में। ठीक है, आपको चॉकलेट 100 रुपये की मिल रही है मार्केट में, तो आप उससे ख़रीद रहे हो, आपकी इच्छा है चॉकलेट खरीदने की, आपने देखी चॉकलेट, आपके पास 100 रुपीज़ थे, आपने पे किया और वो चॉकलेट ले ली। ठीक है, अगर उसी चॉकलेट के प्राइस बढ़कर 200 हो जाते हैं तो क्या आप वो चॉकलेट खरीदना पसंद करोगे? अगर आप पहले 100 रुपये की चॉकलेट ले रहे थे और आप एक साथ 2 चॉकलेट खरीद रहे थे क्योंकि वो 100 रुपीज़ की थी, लेकिन अगर उसी चॉकलेट का प्राइस बढ़कर 200 हो जाता है तो आपकी जो डिमांड है वो क्या होगी? वो डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि उसका प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि इन्वर्स रिलेशनशिप होता है डिमांड और प्राइस के बीच में। कोई कमोडिटी का प्राइस अगर इंक्रीज़ होता है तो उसकी डिमांड में जो है वो गिरावट आ जाती है, मतलब कि उसका जो डिमांड है वो कम हो जाता है। ओके, तो ये एक तो पहला पॉइंट है जो डिमांड को अफेक्ट करता है कि गुड्स का जो अपना प्राइस है वो अगर कम या ज़्यादा हो रहा है तो उसी हिसाब से उसकी जो डिमांड है उसमें भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा। ओके, सेकेंड है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में यहाँ क्या मतलब है कि उसके रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें अगर कुछ चेंजेस आते हैं, उसके प्राइस में अगर कुछ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है, उसका प्राइस अगर रिड्यूस हो रहा है तो उससे भी डिमांड में उसका भी डिमांड पर अफेक्ट पड़ता है। कैसे? द प्रिंसिपल रिलेटेड गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्स एंड सब्स्टिट्यूट्स। जो गुड्स होते हैं उनको 2 पार्ट्स में यहाँ पर बेसिकली डिवाइड किया गया। 2 तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट्स। अब कॉम्प्लीमेंट इज़ अ गुड दैट इज़ यूज्ड विद द प्राइमरी गुड। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक तरीके से दूसरे प्रोडक्ट के कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उसको पूरक की तरह काम करते हैं। जैसे कार, और हम बात कर लें पेट्रोल की। अगर पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज़ होता है
ओके, तो कार की जो खरीदने की डिमांड है वो डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करता है कि जो प्राइस जो है प्रोडक्ट जो पेट्रोल का जो प्राइस है अगर उसमें इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है तो उसका इफेक्ट जो है कार की डिमांड पर पड़ता है कि उसको भी जो खरीदने का जो डिमांड है वो कम या ज़्यादा होता है उस हिसाब से। तो यहाँ पर अगर एक चीज़ जो है उसका प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो उसका इफेक्ट दूसरे प्रोडक्ट पे भी पड़ रहा है क्योंकि वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है। उसी तरीके से सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जहाँ पर आप एक प्रोडक्ट का अगर प्राइस इंक्रीज होता है तब उसकी जगह पर कोई दूसरा प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हो जो उससे कम प्राइस का है। आप सबसे सिंपल एग्जांपल ले लो टी और कॉफ़ी का। अगर कॉफ़ी के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं तो आप क्या करोगे, आप वहाँ पर टी लेना प्रेफर करोगे, ओके। और अगर टी के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं तो आप उसकी जगह कॉफ़ी का यूज़ करने लगोगे, क्योंकि अगर आप कॉफ़ी की जगह चाय पी लेते हो तो भी आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ पर जब आप एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से रिप्लेस कर देते हो तो इसको ही हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। जब आपने एक प्रोडक्ट की जगह दूसरा प्रोडक्ट लेना शुरू कर दिया तो उन प्रोडक्ट्स को हम सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं, ओके। तो यहाँ पर क्या मतलब था कि एक प्रोडक्ट के जो प्राइसेस में अगर इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो उसका जो इफेक्ट है वो दूसरे प्रोडक्ट पर भी पड़ता है, उसकी डिमांड पर पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके रिलेटेड गुड्स का प्राइस जो है वो भी डिमांड को अफेक्ट करता है। थर्ड पॉइंट है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अगर आपकी इनकम में इंक्रीज या डिक्रीज आता है तो उस हिसाब से आपकी जो प्रोडक्ट का लेने की, कमोडिटी लेने की जो डिमांड है उसमें भी डिफरेंस आएगा। अब जैसे मान लीजिए आपकी इनकम है, ठीक है, वो आपकी इनकम जो है वो 1000 रुपये है और आप हर महीने 5 पैकेट्स जो है 5 चॉकलेट्स जो आप लेते हो, ठीक है। तो अभी आप 5 चॉकलेट ले रहे हो क्योंकि आपकी इनकम 1000 रुपये। लेकिन अगर आपकी इनकम बढ़कर 1500 रुपये हो जाती है तो क्या आप अपनी चॉकलेट की क्वांटिटी ऑफ डिमांड है वो इंक्रीज़ नहीं करोगे? आप तब हो सकता है 2 चॉकलेट एक्स्ट्रा ले लो और उसकी जगह 8 या 3 चॉकलेट और ले लो, तो 5 या से 8 बढ़ा के कर लो। तो जब आपकी इनकम में इंक्रीज़ होगा तो आपकी जो कमोडिटी या कंज्यूम करने की जो आपकी डिमांड है उस प्रोडक्ट को, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, उसमें भी इंक्रीज़ होगा। और अगर उसी तरीके से अगर आपकी सैलरी घटती है, आपकी इनकम कम होती है, तो आप क्या करोगे, आप अपनी जो डिमांड है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए वो कम कर दोगे, ओके। तो यहाँ पर आपकी इनकम भी है वो भी आपकी डिमांड पर जो है अफेक्ट डालती है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है टेस्ट और प्रेफरेंसेस। The greater the desire to own a good, the more likely you are to buy the good. There is a basic distinction between desire and demand. अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद है तो आप उसके लिए पे करते हो, आपकी प्रेफरेंसेस जो हैं वो अलग होती हैं, आपका टेस्ट डिफरेंट होता है। और अगर आपकी डिज़ायर है कोई प्रोडक्ट को ख़रीदने की और आपको बहुत ज़्यादा वो प्रोडक्ट पसंद है तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा यही इच्छा होगी कि आप जल्दी से जल्दी उस प्रोडक्ट को ख़रीद लें। तो यहाँ पर आपके टेस्ट और प्रेफरेंसेस भी यहाँ पर जो है वो उस प्रोडक्ट की डिमांड पर इफेक्ट डालते हैं। अगर आपको कोई प्रोडक्ट ख़रीदने की डिज़ायर है, आप उस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं, तो आप कोशिश करेंगे कि उसके प्राइसेस में अगर थोड़ा बहुत इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी होता है तो आप क्योंकि आपको उसका टेस्ट पसंद है या फिर आपको प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो आप काफ़ी टाइम से, आपको वो अच्छा लगता है तो आप वो, ठीक है, तो आपके खुद के टेस्ट और प्रेफरेंसेस भी मैटर करते हैं और उसका भी जो है डिमांड पर अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिन्हें हमने डिस्कस किया जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं फैक्टर्स ऑफ डिमांड। तो ये कुछ 4 पॉइंट्स थे जिनमें हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो अफेक्ट होती है इनके थ्रू। गुड्स का अगर प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है तो भी उसकी डिमांड में कमी आती है, उसकी डिमांड में इंक्रीज़ आता है। और अगर उससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट, ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट या उसका जो सब्स्टिट्यूट गुड है, अगर उसमें कोई इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आता है, उसके प्राइसेस में कुछ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आता है, तो उसी हिसाब से डिमांड भी अफेक्ट करती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है पर्सनल इनकम। अगर जो कंज्यूमर है उसकी इनकम जो है वो बढ़ रही है, उसकी इनकम बढ़ जाती है तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो है डिमांड भी बढ़ा देता है। और अगर उसकी इनकम घटती है तो वो उस हिसाब से अपनी जो प्रोडक्ट की जो डिमांड है
उसको कंज्यूम करने की जो डिमांड है वो भी कम कर देता है। जैसे यहाँ पर इनका जो इनकम है, अगर आप मान लीजिए अभी आप कोई जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो वो बहुत ही नॉर्मल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, लेकिन अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप उसका जो सुपीरियर प्रोडक्ट है वो खरीदना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो इनकम है वो उसके प्राइस पर भी अफेक्ट डालता है, उसकी डिमांड पर भी अफेक्ट डालता है। ओके, तो फोर्थ पॉइंट था टेस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस। अगर आपकी जो टेस्ट है, प्रेफरेंसेस हैं, वो किसी प्रोडक्ट को लेने के लिए आपकी डिज़ायर है तो आप उसको ज़रूर खरीदोगे, ठीक है। तो आपकी टेस्ट और प्रेफरेंसेस भी जो है वो प्रोडक्ट की डिमांड पर अफेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट में हमने आज सिर्फ डिस्कस किया कि डिमांड का मीनिंग क्या होता है और कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ओके, तो ये हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कुछ क्लियर नहीं होता है, आपको कुछ लगता है कि आपको कुछ और पॉइंट्स भी समझने चाहिए तो आप उससे कमेंट करके बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।